हम अपने सोने को बस ध्यान कह देते हैं। अभी हम मेडिटेशन में, जैसे मेडिटेशन सुना तो लोग सुन के सब बोलते वाह, ओह इज मेडिटेशन, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। आपको लगेगा क्या हो रहा है यार, मैं तो क्लाउड 9 पे हूँ, मैं तो पगला हूँ, मैं मर जाऊंगा का, इतना सुंदर लग रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है, और अचानक आपका दिल टूटेगा। बहुत इजी करने के चक्कर में अब हम स्लैंग तलक को भी एक्सेप्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़े पवित्र शब्द हैं। वाओ कूल मैन, ये नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है तेरा सब, मेरा पागलपन मेरा रब, हो रत्ती रत्ती हो माशा माशा, तेरे बिन दुनिया तमाशा। Hey guys, welcome to Chalchitra Talks. मेरा नाम दिशा है and this is Zomato Presents Discovering Music. In this episode, I had the honor of speaking to D. Kailash Kher about creative routines, the spiritual side of music, and the tug of war between art and commerce. I would highly suggest that you take your sweet time with this episode as it is jam-packed with some very deep insights. With that, let's get into this episode. हेलो सर, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। जी कैसे हो आप? जी, जैसा आपने छोड़ा था। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, बट सबसे फेवरेट जो मेरा है वो है आप एक ब्लॉग लिखते थे, वो आपने लिखना क्यों बंद कर दिया? तो मैं एक तो बहुत हैरान हूँ कि आपने उतना ध्यान दिया, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत ही कम लोग मिले हैं जो उतना ध्यान देते हों लाइफ पर। तो मैं एक्चुअली जिन दिनों लिखने लगा था तो उन दिनों बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि हाफ हार्टेड काम करने की बजाय है थोड़ा गैप ले लेता हूँ। वो थोड़ा गैप थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मैं फिर से शुरू करूँगा। वैसे मैं इनफैक्ट आज आई थी तो मैं पूछ भी रही थी गार्ड भैया से कि वो नीम का पेड़ जिसका नाम वो नीम चले गए हैं। हाँ, उन्होंने तो बताया। मैंने बताया, उसमें पहले ही बोला था, अधिकांश हमको छोड़कर लोग चले जाते हैं। माँ चली गई, पिताजी चले गए, तो जिनको जाना है यात्रा तो यही है, तो सब जाते हैं छोड़कर। इसीलिए पृथ्वी पर जितने भी अटैचमेंट हैं उनका अंत होता ही है, जल्दी हो या थोड़ा देर में हो, सारे अटैचमेंट्स का अंत होता है। तो किसी को दुख जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर में, लेकिन दुख कभी भी अपना एक कोटा होता है। तो इसलिए बाबा जितने भी हुए हैं वो सब छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो वही मैंने लिखा था, मिरेकल फॉलोड मी, उसका टाइटल ही ये था, लेकिन वो चले गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे कैसा होता है ना, यहाँ बारिशें और नमक का पानी, नमक के साथ हवाएं, इस नगरी में जिसका नाम है उपद्वीप मुंबई, तो यहाँ कम ठहर पाते हैं। वो ज्वलंत थोड़ा वाष्प वाली जगह के लिए बने हैं। थोड़ा नीम और शीशम, ये जितने भी हैं ये ड्राई और हॉट जहाँ पे होता है, ये वहाँ के लिए बने हैं। तो हम लोग लाड़ में ज़्यादा पसीज के ट्राई किए थे, लेकिन 4 साल रुके बाबा, फिर चले गए। मतलब दबंग होके गए। हालांकि उनको जाने के बाद भी उनके जो तने हैं वो मैंने रखे हुए हैं अपने पास। हो सकता है कभी बेंच बन जाए और वो उसी पे हम बैठना शुरू कर दें। बट आप इन जनरल लिखते हो, आप जर्नल लिखते हो या कुछ ऐसे आपके डेली? तो अभी क्या है, अभी तो हम अपने सॉन्ग्स बहुत लिखते हैं जो अनरिलीज्ड बहुत हैं हमारे। इसी तरह से क्योंकि मैं ब्लॉग भी लिखने लगा था, मेरी जो लिखावट है वो मेरी एक बहाव है, एक फ्लो है। हम ऐसे चिंतन करके ऐसे बैठ के माइंड में नहीं लिख सकते कभी कि बैठ जाऊं ऐसे करूं सोचूं, बस की नहीं है। मतलब आई एम नॉट अ सोचू, आई एम अ महसूसू। तो शायद वो एक गड़बड़ हुआ है। तो हम बहुत लिखते हैं, लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं अब कि कम में दम हो। तो पोइट्री जो होती है वो कम होती है,
उस कम में ही, गागर में ही सागर आपको बताना पड़ता है। जैसे एक लाइन में ही हो सकता है आप एक जिंदगी उकेरें, तो इस तरह से। पर आपने जैसे बताया कि आप एक फ्लो स्टेट में आके ही लिखते हैं, आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसे क्रिएटिव रिचुअल्स या रूटीन्स हैं आपके जो आपको इस फ्लो स्टेट में आने में मदद करते हैं? जिंदगी, हमारे जीने का ढंग, हमारे जीने का ढंग ही दिशा ऐसा है कि परमात्मा उसको ऐसी दिशा दे के रखते हैं, ऐसा चैनलाइज उसको करते हैं, हमारे बीइंग को, हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को, हमारे होने को ही एक दिशा तय कर देते हैं। और सुबह से शाम तक कितनी सारी डे टू डे जो भी बातें होती हैं संसार की, उन सब के मध्य में भी कुछ तो ऐसा होगा कि जो भीतर की ओर लेके जाएगा हमें। मतलब मेरी यात्रा अंदर की ओर होगी, अंतर्मुखी यात्रा हम जीते हैं। जब आप अंतर्मुखी जीते हैं तो जो भी थॉट्स आपसे बहते हैं वो फिर थोड़े से अलग होते हैं, विलग होते हैं, यूनिक होते हैं। जैसे मैं आपको एक विचार बताता हूँ। एक गाना लिखना था जो हम नए म्यूजिशियंस को लॉन्च बहुत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनको जब सपोर्ट आप कर देते हैं तो उनके अंदर कंटेंट भी डालना पड़ेगा आपको, उनके एल्बम्स भी रिलीज़ करने पड़ेंगे, उनकी कुछ और चीज़ें भी दुनिया को पता लगनी चाहिए। और ख़ास तौर से हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को काफ़ी सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट थॉट्स, इंडिपेंडेंट आइडियाज़, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़, और मतलब आत्मनिर्भर जैसे जीवन, जो स्वावलंबी जीवन होते हैं, हम उन पर बहुत गर्व भी करते हैं। जैसे सुंदरता में भी हमको सिर्फ शरीर आकर्षक नहीं लगते, सुंदरता में भी आप जो परिश्रमी सुंदरता हो, जो अचीव किया हो जिसने परिश्रम करके, तो वो सुंदरता में चार चांद लगाते हैं तो हमें आकर्षक लगते हैं। वरना न जाने कितने सुंदर, ये तो हम सुंदरता की ही दुनिया में रहते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड कहते हैं इसे, कोई हमको आकर्षित नहीं करता। अन्यथा उसमें यदि परिश्रम और अचीवमेंट दोनों का सम्मिलन ना हो, सिर्फ अचीवमेंट भी हमको आकर्षित नहीं करती। तो एक बार जब हमने एक आर्टिस्ट लॉन्च किए तो उनको एक एल्बम उनके लिए बनानी थी। हमारी टीम ने रिक्वेस्ट किया कि इनके लिए लिख दीजिए सर, ये आपका लिखा हुआ गाना चाहते हैं। तो अभी ऐसी वाली बात कभी पहले आती नहीं है कि लिख दीजिए, और तो ऐसे में मैं बहुत ही थोड़ा शाय हो जाता हूँ, भगवान ये कैसे होगा, नया चैलेंज नए ढंग से दे रहे हो। तो चुप होके हम अपने भीतर की यात्रा में रहते हैं। तो इसके लिए ऐसा भी नहीं कि अलग से कुछ चिंतन में चले गए, सोच में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, नहीं, बस मैं हूँ, ये बातें भी हो रही हैं और मैं अपने में हूँ। तो विचार होते होते अचानक बस ये बात आया कि जो मेरा है बस वो मेरा तो दिल ही है, बाकी जो है जितने भी प्रपंच हैं दुनिया के, जितने भी बलाएं हैं, जितने भी समझिए संसार के उतार चढ़ाव हैं, बाकी यही सब चलते रहेंगे। जो मेरा है वो दिल है, और दिल अपने आप अपनी चीज़ें देखता है, अपना रूट तय कर लेता है नदी की तरह। तो तेरी हैं यादें, कसक है तेरी, बस मेरा है दिल। हमने ये मेरा है दिल के ही इर्द गिर्द एक ऐसा धागा बुना मेरे दाता ने, तेरे बिना ये जान अधूरी रखी बचा के मुश्किल। अभी मुश्किल मतलब बड़ी मुश्किल से यार, तेरी वजह से जान बचा के रखी है मैंने कि तू आ जल्दी तो निकले जान। सो मरना भी सेलिब्रेट करने जैसा यदि हो जाए तो वो मरना नहीं होता, वो पूर्ण होना होता है। तो वो ध्यानस्थ होना होता है, समाधिष्ठ होना होता है। तो मरने में और पूर्ण होने में यही अंतर होता है। तो इसके लिए तेरी हैं यादें, कसक है तेरी, बस मेरा है दिल, तेरे बिना ये जान अधूरी रखी बचा के मुश्किल। तो ये एक लाइन आ गई थी। था थोड़ा भारी, क्योंकि सबको हल्की हल्की चीज़ें पसंद आती हैं दुनिया में। तो अभी हमको उन्होंने बोला सर इट इज़ टू टफ। उनका किसके लिए टफ है, गाने वाले के लिए टफ है या सुनने वाले के लिए? तो वो चुप रह गए।
तो मैंने तब बताया कि अगर सुनने वाले को टफ लग रहा है तब तो उनको ये परोसना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सुनना बहुत इजी करने के चक्कर में अब हम स्लैंग तलक को भी एक्सेप्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़े पवित्र शब्द हैं। मतलब कस वर्ड्स को भी अब हम क्योंकि इजीली परोसते गए ना, सुबह से शाम तक आप कोई भी हल्की बात करते रहिए तो हल्की बात ही अब स्टाइल लगेगी, जैसे वाओ कूल मैन, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छी सूक्तियाँ, अच्छे मुहावरे, ये इसीलिए मिट गए अब कि लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे। तो यदि सुनने वाले के लिए मुश्किल है तब तो मैं यही उतारूंगा क्योंकि हमने नहीं उतारा, मेरे दाता ने उतारा है। तो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है परमात्मा हमेशा वही देते हैं। आप देखिए, जो बहुत बड़े मरुस्थल होते हैं, जो बहुत बड़े इस तरह के उजाड़ जगह होती हैं जहाँ गर्मी ही गर्मी, पेड़ दूर दूर तक नहीं है, वहाँ अचानक आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे। उन पर एक ऐसा फल लगता है, डेट्स जिन्हें कहते हैं, खजूर। उसी में मेरे ईश्वर ने इतने तत्व डाल दिए कि लो मेरे बच्चे, तुम जो इस क्षेत्र में रहोगे तो इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए ये खजूर ही सर्वगुण संपन्न फल दूंगा मैं, एक ही में 100 गुणों का तासीर दे दूंगा। अच्छा, दूसरी कोई जगह बीहड़ सी हो तो वहाँ कैक्टस है, कैक्टस उगे हैं बस ज़्यादा ज़्यादा। मेरे परमात्मा ने तरस खाया, बोला कोई बात नहीं, आप लोग बच्चों कैक्टस की दुनिया में हो, आप लोग बाहर की दुनिया देख के तरस रहे हो, कोई नहीं, बाहर की दुनिया के पैरेलल तुमको मैं एक ही फल दूंगा, उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। कैक्टस पे ही उगा दिया। तो ईश्वर जो करते हैं वो ऐसा करते हैं कि कोई क्वेश्चन कभी हो नहीं सकता। इसलिए हम अटूट विश्वास रखते हैं प्रकृति और परमात्मा पे, और यही गौरा, पार्वती और महादेव हैं। यही इन्हीं दोनों का मानवीकरण यदि करें, प्रकृति को आप पार्वती माँ के रूप में देखें और उनके जो स्वामी हैं, जिसको हम ओवरऑल ब्रह्मांड के स्वामी कहेंगे, वो है मेरे दाता, मेरे महादेव। सर, आपने जैसे बताया कि आपको वो फीडबैक मिला था कि ये काफ़ी हैवी है। हाँ जी। तो मतलब इन जनरल ही जो आर्टिस्ट होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं और उनकी लाइफ जो होती है इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल ओनली। तो जो ये दर्द महसूस करते हैं आर्टिस्ट, उसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है? तो देखिए, 2 प्रकार की दुनिया होती है। एक तो वो जो दुखों से घबरा के और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे सभी कर सकते हैं। मान लीजिए गुस्सा करना, क्रोध करना, क्रोध में भी अपशब्द बोलना, या जो भी वेंट आउट होना किसी नेगेटिव वे में, एक ये है। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप भगवान शिव को ध्याते हैं, जब आप उनके अनुरागी हो, तो आपको पता है कि ये जो विष है इसके चाहक सब नहीं हैं। ये जो कष्ट का, विपत्तियों का, मुश्किलों का जो विष है उसके चाहक सब नहीं हैं। जिसके चाहक सब नहीं हैं, समझिए वहाँ रब नहीं है। ठीक है, हमने, क्योंकि हम सामान्यतया बहते रहते हैं अपने जीवन में, विचारों में, तो हमने एक ये लाइन लिखी भी थी, बिना आपके जीना भी आसान नहीं, और जहाँ विपदा ना हो समझो वहाँ भगवान नहीं। तो जो विपत्ति है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो हार्डशिप है, वो परमात्मा ही का एक स्वरूप आता है बनकर। वो कभी सिचुएशन बनकर आ जाता है, कभी कोई मनुष्य बनकर आ जाता है जो आपका दिल दुखाने के लिए आता है। हो सकता है थोड़े दिन पहले अटैच्ड होगा, वो अटैच्ड में आप पगलाएंगे, वर्लपूल में घुस जाएंगे, एक चक्रवात के हिस्सा हो जाएंगे। आपको लगेगा क्या हो रहा है यार, मैं तो क्लाउड 9 पे हूँ, मैं तो पगला हूँ, मैं मर जाऊंगा का, ये मौत की तरफ भाग रहा हूँ का, इतना सुंदर लग रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है। और अचानक आपका दिल टूटेगा। दिल टूटते ही आप बिखर जाएंगे, और जो सामान्य संसारी लोग हैं वो खींचने लगते हैं, या मान लीजिए कुछ और व्यसन में पड़ जाते हैं। 2 प्रकार का इसका प्रभाव होता है। कष्ट या तो आपको बहुत शिथिल, बहुत तटस्थ, बहुत स्थिर, बहुत समाधिष्ट बना देता है अपने महादेव की तरह, या फिर आप ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने बताया।
टूट के बिखरना सबको आता नहीं, फिनिक्स बनना सबको आता नहीं। जी जी। मैं आपको एक विचार बताता हूँ। हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने पूछा आपको डर नहीं लगता किसी बात पर? मुख से हमारे निकला, जो टूट कर बना जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे वो और क्या मरे। तो जहाँ आप विपत्तियों से ही जन्म लेते हो, मुश्किलों से ही जब आप विघटित हुए हो, आपकी सर्जना हुई हो, मतलब यू आर अ प्रोडिजी ऑफ पेन एंड सोरोज एंड हार्डशिप्स एंड फेलियर्स, तो फिर आपको क्या मुश्किलें बता, वो तो मुश्किलों के तो आप पुत्र हैं, फिर वैसा हो जाता है। तो बिना दिल टूटे भी अच्छा संगीत नहीं बन सकता, फिर आप बोल रहे हो? बन सकता है। अच्छा और बुरे के लिए कोई सेट फॉर्मूला पृथ्वी पर है ही नहीं, परंतु जब आप ध्यानी होकर, दिल टूटे भी आपका और उसके बाद भी आप प्रकृति को समझें, परमात्मा को समझें, जिंदगी को समझें और उस सच्चाई को समझें कि देख भाई, डगमगाना भी ज़रूरी है संभलने के लिए, टूटना भी ज़रूरी है अगर जुड़ना है तो। क्यों? क्योंकि जब आपको लाला लैंड में रहते हैं तो आप सब कुछ अलग ढंग से देखते हैं। आप एक आपकी खुद की एक फिक्शियस वर्ल्ड होता है, एक काल्पनिक दुनिया रहती है, लेकिन जैसे ही आपका दिल टूटने लगता है तो आपको रियलिटी धीरे धीरे आती है। आपको जज करने के लिए नहीं भगवान दिल तोड़ते कि दुनिया तो ऐसी है, दुनिया वैसी, ऐसा नहीं है। दुनिया प्यारी है, दुनिया बहुत ही लाडली है, दुनिया बहुत ही अनोखी है, दुनिया बहुत ही खुशियों से भरी हुई है। बस हमें अपना देखना है, क्या हम डिजर्व करते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया जैसा होना। क्योंकि बुराई तो सबको दिखती हैं और बुराई दिख के कोई भी ऐसा नहीं है कि बुराई में कूदे कि इसको क्लीन करना है, मुझे कूदना पड़ता है ना। बुराई को क्लीन करने के लिए उसमें आपको अपने हाथ सानने पड़ेंगे, भांडने पड़ेंगे। भांडना भी नहीं है, ज्ञान भी देना है। और इट्स रियली बैड, यू नो, ऐसे बोल के निकल लिस तो बैड जो है वो बैडा हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, और बैड होता जाएगा। तो मनुष्य यदि इंगित कर ले, चिन्हित कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को यदि आप चिन्हित करने तक न सीमित हों, टूट पड़े उसमें कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, इसको मैं ठीक करने के लिए ही शायद मुझे यूनिवर्स में भगवान ने भेजा। इसीलिए क्यों? क्योंकि लगभग 9 अरब की जनता, इस जनाधिक्य है इस पृथ्वी पर, 9 अरब मनुष्य हैं, ठीक है, अरबों का है विश्व, करोड़ों का ये देश है, उंगलियों पे गिने जाने वाले कुछ ही हैं जो विशेष हैं। तो कुछ ही हैं, नाम के होंगे 100, काम के होंगे 2। तो वो जो कूद पड़े बुराई में कि नहीं यार इस बुराई को मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि जो अगले मनुष्य आए उनको थोड़ा बुराई कम दिखे। सर, यहाँ पे हमारे साथ कोई एक बहुत स्पेशल इंसान है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो? जी बुला दीजिए। नमस्ते सर। जी हरिओम। ओके सर, सो मेरा नाम आमिर खान है एंड मैं राजस्थान की बहुत ही छोटे से शहर सूरतगढ़ से हूँ। बट सर, छोटे से शहर से उठ के आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपकी जर्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैंने आपके गाने सुन के सर बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक की शुरुआत की अपनी, आपके गाने गा के उसके साथ में प्रैक्टिस करना, वो सब चीज़ें करना। और उसके बाद में मुझे जैसे पता है कि आप खुद भी लिखते हैं और आप कंपोज करते थे तो वो चीज़ ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो सर ये सब चीज़ें करके मतलब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। एंड सर उसके बाद में जब अच्छा गाने लगा तो फिर फैमिली भी इस चीज़ को सपोर्ट करने लग गई। सो मैं राजस्थान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया सर। एंड वहाँ पर मतलब अच्छा था तो वहाँ पर मेरा हो गया एडमिशन। सो मैं वहाँ पर म्यूज़िक की स्टडी करने लगा। एंड उसके बाद में सर जैसे अभी थोड़े टाइम बाद में लॉकडाउन लग गया सर। सो उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। तो सर वहाँ पर जैसे मान लो जॉब करनी होती थी कोई, तो सर म्यूज़िक को सपोर्ट करने के लिए ज़ोमैटो की एक कंपनी है ज़ोमैटो, उसमें सर जॉब की, तो उस चीज़ ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड मैं मतलब करता रहा और उसके बाद में अभी खुद के गाने मैं सर कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ सर, लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, सब चीज़ें चल रही हैं। बट सर इस चीज़ में आपका
मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। आपके बहुत सारे गाने, जैसे टूटा टूटा एक परिंदा जो आपका गाना है, अल्लाह के बंदे, सैयां हो गया, बहुत सारे गाने सर गा गा के प्रैक्टिस मैंने की है। सो इस चीज़ ने सर मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की आपके गानों ने। तो हेल्प से मतलब क्या प्राप्त किया आपने अभी तक? सर आपके गाने गा के सर मतलब मुझे जैसे ऊंचा गाने का शौक़ था सर। सो जब आपके गाने आपके सुन के गाने साथ में प्रैक्टिस की तो सर उस चीज़ से, क्योंकि मैं बच्चा ही था, उस चीज़ ने मेरी रेंज को बहुत बढ़िया किया। एंड सिंगिंग, क्योंकि आपके गाने बहुत सुरीले होते हैं सर, और बहुत उनके अंदर एक क्लासिकल वाला टच होता है, तो सर उस तरह की तैयारी मेरे साथ मतलब मेरे को मिली आपके गाने गा के। तो आपको क्या मिला? कोई ऑडियंस मिली या कहीं रोजगार मिला क्या? सर ज्ञान मिला। अच्छा, लेकिन ज्ञान से दुनिया चलती नहीं भैया, ध्यान से चलती है। ज्ञान सब दे रहे हैं, ध्यान कोई नहीं दे रहा। जबकि इस पृथ्वी पर ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान चाहिए। रिश्ते जो हैं टूट क्यों रहे हैं दिशा? रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देना जब से कम हुआ है, रिश्ते टूटने शुरू हो गए। तो ज्ञान नहीं, आपकी जो अचीवमेंट है मैं बताता हूँ भैया क्या है। आज जो आपका आत्मविश्वास है ना, जो आप बात कर रहे हैं जी, ये है अचीवमेंट। ये आत्मविश्वास आपको लाखों लोगों से जोड़ेगा समय आने पर। जी सर। आप मान लीजिए जो भी करेंगे अपनी लाइन में, अपने क्षेत्र में, संगीत में, जी सर। तो इससे आप जुड़ेंगे, और जो जुड़ता है वही जोड़ता है। क्योंकि हम जो आए हैं, जैसा हमने बताया, 8-9 अरब मनुष्य हैं धरती पर बस, और धरती है अथाह। जी सर। उतने भी नहीं मैनेज हो पा रहे हैं, उतने भी लड़ रहे हैं बार बार आपस में, घरों में एकता नहीं रही। तो संगीत जो है वो एक करने के लिए बना है पृथ्वी पर। जब वो परमात्मा को आत्मा से एक कर सकता है, तो मनुष्यों की तो फिर बेचारों की बहुत बड़ी बात नहीं है। जी सर। तो आपकी अचीवमेंट ये होएगी, हमारा संगीत हो या किसी का भी, आपने क्योंकि मथा है उसको। जी। जो लोग परिश्रम करते हैं उनसे संसार जुड़ता है। संसार इसलिए जुड़ता है क्योंकि हम सब जोड़ का ही तो हिस्सा हैं। पहले हम धूल होते हैं, बाद में भी हम धूल ही बनेंगे सब। आज हम किसी शरीर में हैं, बाद में धूल बनेंगे, क्योंकि राख बनते हैं ना सब। फिर जब राख बन जाएंगे, फिर वो अनंत वर्ष तक वो राख जो है वो शिला बनेगी, जुड़ती जाएगी धूल। जी सर। धूल जुड़ती जाएगी तो पत्थर बनेगा, पत्थर बनेगा तो फिर से हलचल होगी, ज्वालामुखी फटेंगे। तो प्रकृति अपना जो प्रक्रिया है उसको कभी छोड़ती नहीं, उसी से फिर हम निर्मित होंगे, फिर उसी चाल में चलेंगे, वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। जी सर। यानी हम बिखरने की यात्रा पर हैं। बिखरेंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर बिखरेंगे, फिर एक होंगे, ये प्रोसेस है। सर उन्होंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर भी किया है सॉन्ग, वो प्रेजेंट करना चाहते हैं? लगा दो जी। जी सर, वो ये आपका जो है मतलब मैं तो नहीं इंसानों में मेरे निशान, अच्छा, वो मैं आपके लिए गाना चाहूँगा। सर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। आइए साहब, वो हम पहले ही कर देते हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। सॉरी सर, गलती हो गई जी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाया सर जी। आपके। हाँ, नहीं कमाल हो गया जी, बहुत सही खींचा आपने। इतने भी निशान कहाँ बचा पा रहे हैं लोग। फिर भी बड़ा, हम खुद नहीं गा पाते ये वाला गाना तो। बहुत सही, मज़ा आया। आमिर खान, बहुत प्यारा लगा। बने रहो भैया, बैठिए दिशा। सर एक सवाल है जो हम अपने सारे गेस्ट को पूछते हैं, हमें बड़ा पसंद है, कि आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग इमोशन कौन सा लगता है? आपका फेवरेट इमोशन क्या है? तो ये कौन कौन से इमोशंस होते हैं, थोड़ा पहले बताइए। जैसे मैं अपना बताती हूँ।
मुझे मतलब इमोशंस तो बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ मतलब डिसएग्री भी कर सकते हैं कि ये नहीं है, पर जैसे मुझे नॉस्टैल्जिया एज एन इमोशन बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि कैसे वो दो धारी तलवार है कि या तो उसे सोच कर महसूस करके आपको अपना पास सुंदर भी लग सकता है, या फिर आप उसमें बह जाके आप वो यही सोचोगे कि यार तभी सब अच्छा था, पास्ट में ही सब अच्छा था। तो ऐसे आपका कोई इमोशन जो आपको पसंद है? तो मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं किया कि पसंद क्या है हमको, लेकिन जो पलों में जीते हैं हम पलों में जीते हैं, हम एवरी मोमेंट को हम ईश्वर का एक प्रिविलेज मोमेंट मानते हैं कि हाँ ये मोमेंट जो हैं ये कुछ विशेष हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी वैभव और पूरी की पूरी आपकी टीम जो आई है, ये कुछ विशेष मोमेंट के साथ आई है। ये मेरे दाता ने रचे हैं ये पल, तो ये इसलिए बड़े अनोखे हैं। न जाने आपके सिर्फ कमर्शियल एक एंगल नहीं जुड़ा है आपके, क्योंकि सारी युवा आत्माएं हैं, सबके कुछ कुछ बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं अपने जीवन से। और हम लोगों में, क्योंकि हम सामान्य जन तो हैं नहीं, पब्लिक में अब जीने वाले हैं, तो सामान्य जैसी कोई बात नहीं है। तो ऑलरेडी आप एक समझते हैं कि इनसे बात करेंगे तो ये कैसा होगा पल। तो वो वाले जो मोमेंट है, जो इंथ्यूजियास्टिक एक फील है, जो बिहाइंड द कैमरा भी जैसे विनायक हैं, मान लीजिए वो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद भी उनका जो सर्किट है वो और अवेयर में जा रहा है। तो जो धीरे धीरे ऐसी आत्माएं हैं जो पीछे रहते हैं पर्दे के, मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं चीज़ें। मैं जो सब करते हैं वो हम करते नहीं, और जो हम करते हैं वो सब कर नहीं पाते। तो वैसी वाली एक ज़िंदगी है जो रोज़मर्रा सामान्य बातें जो लोगों की हैं वो हमको कभी उतनी आकर्षित नहीं करती। जैसे सब चले आए यहाँ राख बुझाने के लिए, तेज शोलों में किसी को न लपकते देखा। तो बहुत कम हैं जो आग पे कूद जाएं, राख पे कूदने वाले बहुत मिलेंगे आपको। जी। तो थोड़ा एक रैंडम सवाल पूछती हूँ आपसे। जैसे इंस्टाग्राम पे कई लोग आपके गाने यूज़ करते हैं रील्स बनाने वगैरह वगैरह, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको कैसा लगता है वो देख के? तो अच्छा लगता है। देखिए, मेरा कुछ है ही नहीं मेरा क्या है तेरा सब, मेरा पागलपन मेरा रब, मुझ में तू है मुझसे ज्यादा, मेरी हिम्मत तू इरादा, हो रत्ती रत्ती हो माशा माशा, तेरे बिन दुनिया तमाशा, तू है भीतर और बाहर है भला सारी, हो इश्कदारी इश्कदारी हो इश्कदारी हो इश्कदारी। तो ये एक बात है, ये हमारा अभी हमने ये एक विचार ऐसे बताया, मेरा कुछ है नहीं, जो है वो तेरा है। मेरा क्या है तेरा सब, मेरा पागलपन है मेरा रब, मुझ में तू है मुझसे ज्यादा, मेरी हिम्मत तू इरादा। क्योंकि हमको डर लगता ही नहीं, इसका मतलब आप बैठे हैं भीतर। रत्ती रत्ती माशा माशा, तेरे बिन सब तमाशा। तो जब हमारी कोई भी चीज़ ऐसे बाहर आती है और उसके बाद उस पर लोग न्योछावर होने लगते हैं, लोगों का प्यार दिखता है, जब भी हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स, तो कई गाने कई जगह ऐसी एनर्जी आ जाती है कि हम गा ही नहीं पाते वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो के क्राउड गाने लगता है तो वो थोड़ा सा हम सुन के टिक नहीं पाते उस पर, और फिर हम ऐसे करने लगते हैं माइक कि चलो आप ही गा लो अब। तो वो जो मोमेंट है ना, वो बहुत यूनिक इसलिए होता है कि जब तक आपसे उगता नहीं गाना, तब तक वो आपका होता है। एक बार आपसे बाहर आ गया ना, वो उनका हो जाता है।
और ऐसी वाली धारणा, ऐसी वाली सोच, दिशा इस पृथ्वी पर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी कमर्शियल लोगों से भरी है। ये धरती कमर्शियल संसार चलाता है, ये दिमाग वाले चलाते हैं, और उसके लिए गणित होता है, इसके लिए अग्रीमेंट्स होते हैं, या डू दिस MOU, डू दिस दैट। मैं कहता हूँ जब प्राण जाते हैं या प्राण जब आते हैं, जब हम जन्म लेते हैं या जन्म जब जाता है, तब कोई MOU किसी के साथ होता है क्या? प्रकृति के साथ एक ऐसा नाता है जैसे मोह बंधा है डोर बिना, जग मौन चले है शोर बिना। कैसे सुबह प्रातःकाल परमात्मा आते हैं, सूर्यदेव, सूरज आते ही हैं, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको बोलते हैं, आओ बच्चों, लो खा लो विटामिन डी, पी लो, मुझे चाप लो, मुझे भर लो अपने अंदर जितना भरा जा सके। कोई बुरा है, कोई भला है, दाता नहीं देख रहे हैं, दाता बोल रहे हैं तू भी चाट ले। बल्कि जो बुरे हैं वो ज्यादा चाटते हैं, क्योंकि उनके लिए वो, उनको तो कहते हैं खाना बदोश होते हैं, वो उनका परमानेंट ठिकाना ही नहीं होता। जिनके परमानेंट ठिकाने नहीं, उनका आसरा होता है प्रकृति, वो खुले में रहते हैं, तो सूरज बाबा की गोद में 24 घंटे रहते हैं फिर वो, तो उनकी विटामिन डी और ज्यादा मजबूत होगी। बल्कि जो लग्जरी में रहते हैं, प्रोटेक्शन में रहते हैं, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके पास हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाए, और बहुत सारे और भी विटामिन्स की आ जाए थोड़ी। लेकिन जो ये खुले में रहने वाले हैं, खुले सांड जिनको कहेंगे आप, उनकी अलग है दुनिया है। परमात्मा उनको कैसे पोसते हैं, आजा, कई बार उनकी दुनिया अलग है। तो जब हमारे गानों में या हमारे विचारों में ऐसे लूट मच रही है, अब मतलब संसार उन पर तिल मिला रहा है, एक्साइट हो रहा है, तो हम देखकर खुश होते हैं, ये बोल के कि मेरा ये तब तक था जब तक मुझसे उगा नहीं था, अब आपका है। कितने लोग तेरी दीवानी, कितने लोग सैया चैलेंज अभी भी चल रहा है, 2-3 साल से शुरू हुआ था, अभी भी मतलब आर्मी के लोग भी कर रहे हैं। अब तो सोचिए, हाँ। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, अब तो मतलब धीरे धीरे वो बाढ़ वागने की तरह, जंगल की आग की तरह फैल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों के गानों की एक विशेषता होती है कि वो किसी एज पर्टिकुलर के लिए नहीं होता, वो सबको सम्मोहित करता है। और क्रिएटिविटी ऐसी ही होनी चाहिए कि वो किसी के भी मन को थोड़ा सा और द्रवित कर दे। तो ये कैलासा की विशेषता होती है। हम जो लिखते हैं, लिखने के साथ साथ उसकी जो धुन और ध्वनि जो हम क्रिएट करते हैं, वो ऐसा होता है क्योंकि हम कुछ और म्यूज़िक सुनते नहीं धरती पर, हम कुछ भी नहीं सुनते, हम कुछ भी पढ़ते नहीं। देखिए, तो लोग पुस्तकों के आदी हो गए हैं, लोग अखबारों के आदी हो गए हैं, लोग किताबों के आदी हो गए हैं, वरना चेहरों पर भी क्या नहीं लिखा होता। तो तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। तो देखिए, हमारे भी टीचर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जी आप आए के टीचर हैं। तो टीचर का फॉर्मेट बस बदल गया। भाई आपने मनुष्य रूपी टीचरों से सीखा, हमने सिचुएशंस रूपी टीचर्स ने सिखाया हमको थपेड़ों ने हथौड़े लगाए और उस हथौड़ों से निर्मित हुई है ये मूर्ति। तो अलग अलग तरीके से बनी है मूर्ति। कईयों की, किसी की किस्मत लिखी हुई सोने की स्याही से, और कोई डर के भाग रहा खुद की परछाई से कि कम वक्त मेरे पीछे मत आना, तू ही मनहूस है। तो ये जो स्वरूप है, किसी की किस्मत लिखी हुई सोने की स्याही से, और कोई डर के भाग रहा खुद की परछाई से। तो आपको सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ महसूस होता है, जब आप यहाँ स्टूडियो में काम कर रहे होते हो या फिर आप परफॉर्म कर रहे होते हो स्टेज पर तब? तो देखिए जी, सुकून एक ऐसी चीज़ है जिसको बताया नहीं जा सकता, कभी भी महसूसा जा सकता है। वो कुछ ऐसे ब्लिसफुल मोमेंट्स होते हैं, वो कभी कभी स्टेज पे भी होते हैं, कभी कभी स्टूडियो में भी होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में। और जब हम क्रिएटिव में नहीं होते तब हम सोते हैं। लेकिन हम सोने को सोना नहीं कहते, क्योंकि यदि आप
मिठाई को सिर्फ मिठाई कहेंगे तो बहुत लोग नखरे दिखा दिखा के शायद ना खाएं। हमने मनुष्य को साइकोलॉजी से ट्रीट करना मनुष्य से काम लेने के लिए बहुत आसान होता है। तो यदि आप 4 दिन की रखी हुई मिठाई को भी बस ये कहें, लीजिए प्रसाद लीजिए, बस शब्द ही तो आपने बोला, लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए प्रसाद, तो कोई भी नखरे नहीं दिखाएगा। यहाँ बैठा हुआ प्रसाद शब्द से एक एक पीस उठा लेगा, डब्बा खाली हो गया, काम भी हो गया। वही हम करते हैं। हम अपने सोने को, अपनी निद्रा को बस ध्यान कह देते हैं। अभी हम ध्यान में हैं, मेडिटेशन में, तो बस जैसे मेडिटेशन सुना, थोड़ा इवॉल्व वर्ड भी है, थोड़ा फैशनेबल फैंसी सा भी है, तो लोग सुन के सब बोलते वाह, ओह लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, जो क्यों खींच रहे हैं। जी जी सर, मैंने आपकी एक क्लिप देखी थी यूट्यूब पे इंडियन आइडल के डेज की, कि आप कैसे कंटेस्टेंट बन के आए थे, एंड इतनी प्यारी क्लिप है क्योंकि हमें आपकी इतनी प्लेफुल साइड देखने मिलती है। आप डिट्टो कॉपी करते हैं कैलाश खेर की, लेकिन एक बात की मैं आपको दाद दूंगा कि आप सुर में हैं, ताल में हैं, और बिल्कुल आदमी आंख बंद करके सुने तो ऐसा लगे कैलाश खेर गा रहा है। उसके बारे में बताइए, ये आपने डिसाइड किया था, कैसे हुआ था? नहीं, हुआ क्या है कि उस वक्त हम लोगों को कुछ कुछ प्रपंच करने होते थे, तो क्योंकि इतने ज़्यादा फनी कंटेस्टेंट्स आते थे, तो ऐसे में हम लोग आपस में विचार कर रहे थे, जावेद जी, अनु मलिक, सोनाली बेंद्रे, तो उन्होंने कहा कि कैलाश, व्हाई डोंट यू बिकम वन contestant only and let's have a interaction with Javed ji and you, that'll be really cool। अब ऐसी वाली चीज़ थी, नए नए हम थे, हमको लगा अगर इनको ये कूल लग रही है बात, चलो इसको कूल ही कर लेते हैं। तब आई वेंट टू दैट, तब उन्होंने हमको बोला कुछ कैलाश खेर का गाइए। तो थोड़ा फनी तो था, लेकिन कई चीज़ फनी भी अच्छी होती हैं। आप तो ये अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है ये वाली क्लिप। हाँ, दरअसल क्या होता है कि कुछ वर्षों के बाद कुछ चीज़ें फिर से दौड़ने लगती हैं, और शायद ये अच्छी बात है, क्योंकि इंसान की ऐसे भी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो वो जल्दी भूल भी जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं चीज़ें। तो अगर ये 5-10 साल में चीज़ें फिर से लौट आती हैं, ये सोशल मीडिया की एक अलग बात है, अच्छी बात है कि नई जनरेशन्स नए ढंग से हर चीज़ को लेती है, तो उससे फिर और भी उसका एक अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है। आप समय बताते हैं सोशल मीडिया पे, आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टा पे? अब ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी भी चीज़ें, अपनी भी जो पोस्ट करनी होती है या एक्सेप्ट कोलैबोरेशन करने होते हैं मुझे, तो वो हमारी टीम बताती है, और प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ ये लिंक भेजा है मैंने, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, तो उतना ही करते हैं हम। कई बार हमारी ही चीज़ें वायरल हो ही रहती हैं, तो हमको पता नहीं होता, फिर हमारी टीम बोलती है कि वो वायरल हो रहा है बहुत, और उस पर कुछ रिएक्शन चाहिए आपका, तो तब फिर हम, मेरे लिए ग्लैमर या इस तरह की कोई भी फैशनेबल चीज़ भी एक पार्ट ऑफ जॉब है, वो जॉब का हिस्सा है, मैं उसमें घुसता नहीं हूँ। कबीर है मेरा बेटा 14 ईयर का, तो वो कभी कभी बोलता है पापा यूज़ दिस ऐप, दिस दैट, तो वो नए नए ऐप या कुछ बताता है हमको, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई जितनी ऐप हैं ऑलरेडी मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ऑफ ऐप्स। इनका ऐप में जाऊँगा तो ऐप ही हो जाऊँगा। जी सर, आपको मूवीज़ देखने का शौक है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हमको एक्चुअली हम महा बोरिंग मनुष्य हैं, और महा बोरिंग होने की ही पराकाष्ठा के चक्कर में ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द कोई भी रिश्ते टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने बोरिंग हैं, इतने अपने में हैं कि हम कहीं बाहर जाते नहीं, कहीं खाते नहीं, किसी बर्थडे पर कभी जाते नहीं, शादियों में कभी घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी सोच ही एकदम सबसे दुनिया से निराली है। और मूवी हम कभी देखेंगे नहीं, टीवी कोई देख रहा होगा तो उस रूम में भी हम कभी जाएंगे नहीं। मतलब हम बस ये है कि अपनी एक अलग सी दुनिया में व्यस्त बहुत रहते हैं। अब जब व्यस्त रहते हैं तो मस्त रहते हैं, और बाकी सब तो ज़बरदस्त रहते हैं।
इस चक्कर में अब क्योंकि ढल ऐसे गए हैं तो बताते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि एक्ट आपको ऐसे करना पड़ता है। या आई सी मूवीज एंड ऑल, या एवरीथिंग। तो ये कभी भी, ये तो अब क्योंकि अब दिल से बातें हो रही हैं तो इसलिए बताते हैं हम कि हम कभी नहीं जाते। मैं कबीर से भी उसके साथ कोई भी मूवी देखने गया हूँ कभी भी, जैसे बाल्यावस्था से 5-6 साल से मूवी जाने लगते हैं महानगरों के किड्स, तो मैं एक ही शर्त पे जाता था, देख भाई मैं सोऊंगा और तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इस शर्त पे चलना है तो मैं चलता हूँ। तो वो शर्त कबूल करता था कि डन पापा, बट यू कम, हाँ चलो भाई। तो ये पहले से हो गई है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जब भी कभी गए या तो मैं बहुत तगड़ा सोया और बहुत मज़ा आया। मैं मतलब जितना मज़ा उसको मूवी देखने में आया, मेरा मज़ा उतने में आ गया। और मैं यही बोलता हूँ कि देख भाई, इतनी खड़ाखोर ठा खूं ठा ऐसा साउंड चल रहा था, लेकिन मैं अचानक अलग दुनिया में था। और मुझे उस मज़े के लिए मैं तेरे लिए कृतज्ञ हूँ, थैंक यू कबीर। और उसके बाद क्योंकि अब मैं एक्सेप्टेड हूँ जैसा भी हूँ, तो इसलिए कोई झंझट भी नहीं है। पहले से मान लीजिए उसको सेट करके रखता था कि भाई इंटरवल होएगा, तुझे जो भी खाना पीना जो भी है ये तेरा कोटा है। और जहाँ भी, यहाँ पे तो मुंबई में तो सारे थिएटर के लोग जानकार भी हैं थोड़े, तो पहले से सब करके घर तक भी पैसा नहीं मांगने आते, बाद में उनसे डिटेल लेके बैंक में भिजवा देते हैं हम लोग, छोटा मोटा जो भी अमाउंट होता है। तो वो सारी चीज़ें इतनी प्यार से सब मैनेज हो जाती हैं। तो हम सो भी लिए, कबीर ने मूवी भी देख ली। अच्छा, इसलिए कोई झंझट भी नहीं कि बाद में आफ्टर मूवी कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमने देखी ही नहीं तो अब वो अपने में है, हम अपने में है, तो एक अलग दुनिया है। और इस पृथ्वी पर बहुत कम मीनिंगफुल सिनेमा बनता है, बहुत कम, याद रखना जी। कुछ आप अगर बता सके आप। जैसे अपने जीवन में जो हमने 2-4 फिल्में देखी हैं, उसमें से हमको 2-3 फिल्में पसंद आई हैं अभी तक। एक है अब तक 56, ठीक है, शिमित अमीन का जो कटिंग करने का तरीका है, जो एडिटिंग और कटिंग करने का डायलॉग्स के साथ, वो। और एक है चक दे इंडिया, वो भी शिमित अमीन ही की है। और एक मूवी हमने देखी थी स्वदेश, क्योंकि उसमें प्रीमियर पे जाना पड़ता है जब, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो उस मूवी ने भी मुझे रुलाया था। तो वो बहुत ही सच्चे भारत के दर्शन कराए थे आशुतोष ने, बहुत ही दिल से बनाई थी, बिल्कुल बन के नहीं थी, फैशनेबल बन के नहीं। और उसमें एक्टर्स भी एक्टर्स नहीं हैं, वो कैरेक्टर्स हैं। जहाँ भी एक्टर्स को आपने लार्जर देन लाइफ बना के पोर्ट्रे किया तो वो कार्टून लगते हैं सब। फिर अच्छी बात नहीं है भाई, कार्टून की अलग दुनिया है ही, आप उनको भी लार्जर देन लाइफ बना के दिखा रहे हो। ओवर एक्टिंग मत कराइए उनसे, और ना उनको झेलिए, उनको बताइए। बल्कि देखिए वही ओवर एक्टिंग करने वाले लोग जब रियल एक्टिंग करते हैं कितने प्यारे लगते हैं। ये चक दे इंडिया का आप उदाहरण देखिए, हर एक्टर अपने में है, जैसे कोई कैरेक्टर में हो, एक्टर में नहीं। तो वो ऐसे कम हैं धरती पर लोग। अच्छा, जो कम है उसी से ये दुनिया चल भी रही है, वरना भीड़ इतना और दम बहुत कम, भीड़ बहुत है। तो ऐसी हम फिल्में कम देखते हैं वैसे भी। जी जी सर, आपका ऐसा कोई काम है जो आप सोचो कि काश इससे ज़्यादा रिकग्निशन मिला होता? नहीं, हम कभी भी वांट नहीं। देखिए, आई जस्ट वांट दैट आई डोंट हैव एनी वांट। जी, हमारी कोई वांट नहीं है, हमारी कोई डिज़ायर नहीं है, हमारा कोई ऐसा विशेष एम्बिशन नहीं है जिसको हम आए हाय उसी में जीते हों, काश मेरा ये हो जाता, काश मैं वो ना। जो मैं हूँ वही इनफ है। उसी में यदि मैं चाहूँ तो धरती और अंबर को एक रोज करूँ, रोज ऐसे चिपकाऊँ। लेकिन अवेयरनेस और स्ट्रेंथ, बैंडविड्थ
डिपेंड करती है कितनी है, कितनी चेतना आप के अंदर है कि आप जितने में हैं आप उतने में क्या कर सकते हैं। क्या आप उतने में बदल सकते हैं अपने आप को? क्या उतने में आप चीज़ें कर सकते हैं जो होनी चाहिए? अभी भी कितनी बुराइयां हैं जिनको हम बुराइयां बस मेंशन करके हवा में चले जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिल्में भी भारत को जब लेकर बनती हैं तो भारत को पिट ऑफ शिट बनाकर दिखाया जाता है, उनको भी ऑस्कर दिया जाता है। देखिए आप, तो यानी सिर्फ आपको फुद्दू नहीं बनाया जा रहा, फुद्दू बनाने के बाद आपको अवार्ड दिला रहे हैं। किस लिए? क्या आपकी कोई ऐसी फिल्म गई है कभी ऑस्कर में जिसमें भारत अलग ही दिख रहा हो? भारत अलग से, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की स्ट्रेंथ, भारत की जीवन शैली, सहनौ भुनक्तु सहनौ वीर्यम सह वीर्यम कुर्वावहै ओम सहना भुनक्तु सहनौ। तो आप ऐसे वाली बात पर तो, इस वाली इथोस को तो लेकर कोई ना फिल्म बनाता डर के मारे, जबकि हम युगों युगों से कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है भाई। हम बोल रहे हैं ये विश्व एक परिवार है, ये भारत की सभ्यता बोल रही है। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसे वाले बात को लेकर किसी ने फिल्म बनाई या उसको कभी ग्लोरीफाई कराया? नहीं कराया। आप गरीब बनाइए, गरीब दिखाइए भारत को, लाचार दिखाइए, मजबूर दिखाइए, भिखारी दिखाइए भारत को, फिर उसको बाकायदे, ये हमारी सोच है। तो एक जन्म अगर मिला भी और आपने ये सब कर भी लिया तो क्या खाक किया? ऐसा वाली बात है जी। तो हम इसलिए ज़्यादा ना फिल्में देखते हैं और ना हम क्रिएटिव दुनिया को इतना बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि क्रिएटिव में भी थोड़ा हल्कापन बहुत है, उसमें थोड़ा गहरी बात आ जाए ना, सच्चाई आ जाए कि हाँ, हम जिस माटी की खा रहे हों, जिस सभ्यता की खा रहे हों, जिस भाषा की खा रहे हों, उस भाषा के गौरव को हम थोड़ा सा हाईलाइट करें, उस भारत के वर्चस्व को बताएं कि हाँ, मेरे माता पिता, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, वो पूर्वज जो कभी विश्वविद्यालय नहीं गए लेकिन उनसे ज़्यादा शिक्षित कोई था नहीं, जो कभी किसी अस्पताल कभी गए नहीं लेकिन वो कभी बीमार नहीं हुए। हम उस वंश के लोग हैं, हम सनातन हैं। सनातन वो होता है जो संतों की संतति है, हम संतों की संतति हैं। संत कहाँ से आए हैं? संत परमात्मा और मनुष्य के बीच की कड़ी हैं जो जोड़ रहे हैं दोनों को। हम संतों की संतान हैं, पता है आपको, ऋषियों की संतान है। इसीलिए हम किसी पर आक्रमण नहीं करते। कभी कोई इतिहास में, भविष्य में, वर्तमान में आपने सुना हो कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण किया हो? कभी सुना है? लेकिन भारत में कितने इन्वेडर्स आए और कितने इवेजन्स हुए, कितने आक्रांता हुए, कितनी उन्होंने अत्याचार किए, कितने। लेकिन उसके बाद भी ये एक सभ्यता है भारत की। क्या इस सभ्यता के ऊपर चढ़कर किसी ने कोई फिल्म बनाई है? न हिम्मत करेगा कोई। अंधों को और अंधा बना रहा है क्रिएटिव वर्ल्ड। तो इसलिए चेत रे मन चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे मन चेत रे। हर घर में तो प्रिंस हो रहे हैं पैदा, हर घर में तो प्रिंसेस पैदा हो रही, एंजल्स हो रहे हैं, तो फिर ये क्रिमिनल कहाँ से आ रहे हैं? सर, एक आखिरी सवाल है आपके लिए। मैंने सभी मेरे गेस्ट से ये पूछा था कि अगर हमें एक प्लेलिस्ट बनानी होती एज एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बीइंग्स फॉर एलियंस, तो उसमें आप 3 कौन से ऐसे गाने डालेंगे? तो एलियंस मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जो इंसान नहीं है, वो बाहर के जो भी हो। अगर उनके कान ऐसे हों, श्रुति ऐसी हो जाएं, या ऐसी भाषा या ऐसे सिलेबल समझने लगें वो, तो मैं कहता हूँ फिर तो उनको कुछ सुनाया ना जाए, उनको साइलेंस में ही रखा जाए, क्योंकि कोलाहल बहुत हो रहा है, बोल सब रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा। इसलिए साइलेंस में अगर किसी ऐसी दुनिया तक पहुंचाया जाए मैसेज, तो साइलेंस इज द बिगेस्ट साउंड, वो है ओम। बस, तो गाने ना सुनाया जाए उनको, फिर ओम का साउंड अपने आप उन तक पहुंचेगा, और वो पहुंच भी रहा है। इसीलिए दुनिया थोड़ी सी बैलेंस्ड है। तो ये अनहत नाद होता है, 2 प्रकार के नाद होते हैं,
एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहत नाद। तो आहत नाद ये होता है, दो आहत हुई, दो चीजें आपस में टकराई तो नाद उत्पन्न हुआ, साउंड आया, ठीक है। एक होता है अनहत नाद। अभी आप सब देखिए सांसें सिर्फ चल रही हैं, अन्यथा यहाँ पर साइलेंस के साउंड को, आँखों की प्रकाश को भी आप थोड़ा ओझल रखिए, बंद करिए आँखें, आँखों के ढक्कन बंद करिए सब। उसके बाद एक साउंड है, उसको महसूस करिएगा। ये जो आप महसूस कर रही हैं ये है ओम। इसके मॉलिक्यूल को आप कंसल्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, इसके साउंड में ही ओम गूंज रहा है। नाद योग भी बोलते हैं ना? हाँ, मतलब हाँ, योग तो अवस्था का नाम। कर सकते हैं आप? सकते नहीं हैं, करते हैं, पगले हैं। सर, आपके लिए एक तोहफा है हमारी तरफ से। ये हमारे चैनल का मर्च है, इसमें आपके लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह है और ये बैग भी हमारे चैनल का लोगो वगैरह है। चैनल है? हाँ जी। हमारी टी शर्ट्स हैं सर जिन पे लिखा है रिकमेंड मी अ सॉन्ग, रिकमेंड मी अ और ब्लू टोकाई जो हमारे ब्रूइंग पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से ये एक हैम्पर। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दिशा। अगर आपके जो चाहने वाले आए हैं ये इंटरव्यू देखने, उन्हें अगर कह सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आपसे है ये दुनिया, और दुनिया में देखन का, सुनन का, छुअन का अपना एक स्वाद है। यदि उसमें भी, देखने में भी कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाएं, छूने में कुछ अच्छा छू जाए, सुनने में कुछ अच्छा, कहते हैं सुनी हुई बात, रखी हुई वस्तु और बने हुए रिश्ते बड़े वक्त बे वक्त काम आ जाते हैं। ये बातें कुछ ऐसी हो रही हैं, नाम है अंग्रेजी में पॉडकास्ट, लेकिन आप यदि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो न जाने कौन कितनी अलग अलग तरह की आत्माएं आकर अपने अपने विचार बताएंगी। दुनिया तो उसी से चलती है, मनुष्य चले जाते हैं, विचार रह जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा विचार लगे तो शेयर भी कीजिए, और अपने आप को भी इस लायक बनाइए कि एक दिन आपको भी ये चैनल ढूंढता हुआ आ जाए कि आइए आइए, आप कहाँ घूम रहे हैं। I hope you enjoyed this episode just as much as I did. I think ये मेरे लिए वो conversation रहेगा which I will go back to over and over again. If you're still watching, make sure you let me know by typing in the comments #Saiya, and I will see you soon.